साथियों, तो पिछले 2 सेशन से हमने काफ़ी बातें करी है, खास करके चुनाव के संदर्भ में। और हमारा आज का सेशन जो है उसका मकसद है कि हम हमारा जो मत क्षेत्र है उसको कैसे समझें। वो आमतौर पे हमारे पास समझाने के तरीके बहुत कम होते हैं। या तो हम भाषण दे देते हैं या फिर पढ़ने के लिए किताब दे देते हैं, और कभी कभी ये दोनों चीज़ बहुत बोरिंग हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मतदार जो है ग्रामीण इलाके से है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको समझाने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। इतिहास में देखें तो ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले का जो काम था, तो सत्यशोधक समाज के भजन मंडल के द्वारा तुकाराम के ज्ञान की बातें, ज्ञानदेव की ज्ञान की बातें, इसके भजन सुना के हम समझाते थे। यह गांधी की बात देख ले तो एक चुटकी नमक उठा के, नमक के द्वारा पूरे देश को मत क्षेत्र बना दिया अंग्रेजों के खिलाफ। या बाबा अंबेडकर को ले लीजिए, तो मनुस्मृति जला के उसके द्वारा एक वर्ण व्यवस्था क्या है और उसका असर क्या होता है वो उन्होंने समझाया। तो आज मैं वही तरीका करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आजीवन शिक्षक रहा हूँ, गांव के लोगों से सीखा हूँ। तो जब मत क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है फुटबॉल आता है। ये शायद थोड़ा छोटा है, बच्चे वाला है, लेकिन ये फुटबॉल क्या है, वो बाउंस करता है, वाइब्रेंट है। मैं उसको किक मारता हूँ तो गोल के खंबे तक जाके वो गोल कर लेता है। मैं पहुँच पाऊँ उसके पहले फुटबॉल वहाँ चला जाता है। लेकिन एक बात हम समझे कि ये बहुत महंगा फुटबॉल है, मेरे पास बहुत मूल्यवान है, लेकिन अगर उसमें हवा नहीं है तो उसका मतलब क्या है? तो फुटबॉल कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मेरे पास बहुत मात्रा में हवा है, अच्छी क्वालिटी वाली, देश में जो प्रदूषित हवा है वो नहीं, अच्छी वाली, लेकिन मेरे पास फुटबॉल नहीं है, तो हवा अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। मेरे पास फुटबॉल भी है, उसका ढांचा भी है, हवा भी है, लेकिन जैसे मैं हवा इसमें डालता हूँ वो छोटा हो जाता है। किक लगाया तो इधर चला जाता है, वॉबलिंग करना शुरू कर देता है। क्यों? कहीं उस पर पंक्चर हो गया है। तो यानी फुटबॉल का ढांचा मजबूत होना चाहिए, उसमें हवा होनी चाहिए, पंक्चर नहीं होना चाहिए, और आखिरी बात है कि मैं क्या कागज़ का फुटबॉल बना के उसमें हवा भरूँ तो चलेगा? उसमें अच्छा पेंटिंग कर देता हूँ तो एक अद्दल फुटबॉल लगेगा अच्छा। जैसे मैं एक लात मारूंगा वो कागज़ फट जाएगा। प्लास्टिक का बनाऊँ, हल्का सा पॉलीथीन का, शायद 2 फुट जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो फुटबॉल का मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, मायने रखता है। हम ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, तबले बजाते हैं, हमें जो ध्वनि चाहिए उसमें से, हमें उसमें से जो स्वर चाहिए वो चमड़ा दे सकता है। कागज़ प्लास्टिक में से वो नहीं मिलेगा हमें। यानी परफेक्ट सिनर्जी होना चाहिए फुटबॉल का ढांचा और हवा के बीच में, और इसीलिए ज़्यादातर फुटबॉल चमड़े का बनता है। कितनी भी वो लात खाएगा, वो लात खा सकता है,
लेकिन एक चीज कि हम फुटबॉल देखेंगे यही शेप का आता है, उसमें बहुत सारे पंचभुजा जिसको हिंदी में बोलते हैं, 5 भुजा वाला बहुत सारे आकार होते हैं। 1 2 6 वाले होते, षटकोण होते हैं, हेक्सागोन जिसको बोलेंगे अंग्रेजी में। और उसकी सिलाई ऐसे करी है कि वो परफेक्ट गोल बन जाता है। अगर फुटबॉल के माध्यम से हम हमारे मत क्षेत्र को समझने की कोशिश करें तो हमें सोचना पड़ेगा कि हवा क्या होती है, ये फुटबॉल का मटेरियल क्या है और ढांचा क्या होता है। ये टुकड़े को बॉन्डिंग बोलते हैं, जोड़ना। तो जैसे ये हर एक टुकड़े होते हैं, हमारे समाज में, हमारे देश में अलग अलग टुकड़े होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मतदार। थोड़े मतदार बन के एक समूह बन जाता है, जाति के आधार पर हो, अपने वंश के आधार पे हो, स्त्री पुरुष की आइडेंटिटी के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, टोले बन जाता है। ये सबको हमें जोड़ना पड़ता है। तो क्या जोड़े लगाएंगे हम ताकि वो वाइब्रेंट बनेगा फुटबॉल। तो मैं इसको रख के ये मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले मत क्षेत्र के आगे ये मत क्षेत्र में रहता कौन है। तो ये फुटबॉल में जैसे अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। मैं एक शेप अगर ले लेता हूँ फुटबॉल का और हम देख लेते हैं कि अगर एक टुकड़ा है पंचभुजा वाला, तो हम देखेंगे कि अंदर आधा आधा स्त्री और पुरुष का प्रतिनिधित्व होता है। एक फैमिली ले लीजिए आप, एक ग्रुप समूह ले लीजिए, एक टोला ले लीजिए, और उस पे कौन होता है? तो एक महिला पुरुष तो है, बट दूसरा एक है उसमें बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, किशोर होते हैं या किशोरी होती है, प्रौढ़ लोग होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं। ये सबकी अपेक्षाएं, उसकी ज़रूरियातें अलग अलग होती है। अगर ये ज़रूरियात का जोड़ हम अच्छा नहीं करेंगे तो ये जो फुटबॉल है उसके जोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। क्या है जोड़े में, क्या है? तो हम देखेंगे कि हर एक जो जूथ होता है, हर एक व्यक्ति है, उसकी थोड़ी नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, उसके अधिकार होते हैं, उसकी आकांक्षाएं होती है कि क्या चाहिए मुझे लाइफ में। सलामती की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है और एक विचारधारा होती है। अब ये हर एक इंसान की ज़रूरत होती है, अधिकार होते हैं, विचारधारा होती है, अपेक्षाएं होती है, ये उसकी बाजुएं होती है। अब ये बाजुओं को साथ में रख के हमको जोड़ना पड़ता है, उसको बॉन्डिंग करना पड़ता है। ये बॉन्डिंग का जो मटेरियल है वो मेरी सोच में से आता है कि मैं जितना अच्छा समझ सकता हूँ मेरी मत क्षेत्र को और उसके लोगों को, तो मैं 2 लोग को समझा पाता हूँ या समझा पाती हूँ कि साथ में रहना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हर एक टोला अलग रहेगा, फुटबॉल कभी नहीं बनेगा। टुकड़े रहेंगे, फुटबॉल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो वाइब्रेंट होगा, नहीं बनेगा तो गोल नहीं करेंगे। ये क्या है, ये टुकड़े क्या है, मैंने समझाया। पर आगे जाके देखेंगे तो एक अर्थ चक्र का टुकड़ा है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, एक समाज चक्र का होता है। हमें किसी धर्म से बिलोंग करता है तो एक धर्म का चक्र होता है और एक सुरक्षा का चक्र होता है।
तो ये सभी चक्र और उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसके साथ जुड़े हुए लोगों की अपेक्षा, उसकी ज़रूरत को साथ में लाने का एक कला होता है, एक विज्ञान होता है। कैसे मैं क्या बात करूं तो लोगों को लगे कि मेरी बात सुनने लायक है। मैं थोड़ा इसको बाजू में अभी करूं और हम देखेंगे कि व्यक्ति तो है, लेकिन एक फैमिली होता है, एक टोला होता है, और हम देखेंगे तो हम करते क्या है, हर रोज़ क्या करते हैं, सुबह से शाम। हम ग्रामीण हो, शहरी हो, मजदूर हो, नौकरी करते हैं, बिजनेस में है, शिक्षक है, क्या करते क्या है। अब देखेंगे एक व्यवहार के एक नेटवर्क होता है। हम पूरी जिंदगी हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, हम जुड़े होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं हम सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। हम क्या व्यवहार है, मुझे कुछ बेचना है, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ किराया पे लेना है आपसे, मुझे कुछ देना है, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी से कुछ बात सुननी है, मुझे सलाह चाहिए, मुझे सलाह देनी है, मुझे डरना पड़ता है या मुझे लगता है कि मुझे किसी को डराना है, किसी से परामर्श करना है, मुझे नेतृत्व करना है या किसी के नेतृत्व के साथ मुझे जुड़ना है। ये व्यवहार होता है। तो इसीलिए कोई एक इंसान अलग नहीं रहता है और मतदार अपने कॉमन व्यवहार से टोले बनाते हैं। तो ये मैंने लिया, लेकिन आप सबको जो एक मटेरियल दिया गया है राजू भिसे ने दिया है, तो मैंने राजू भिसे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसमें रख दिया है। तो आप देखेंगे, तो मैं अगर यहां से एक मैं निकालता हूं तो ये बोलता है भौगोलिक क्षेत्र का एक मैपिंग है। राजू ने अच्छा समझाया है। एक नक्शा चाहिए हमें हमारे मत विस्तार का। ये नक्शे में कौन लोग रहते हैं, कितने गांव आते हैं, आदिवासी क्षेत्र है, शहरी है या सेमी अर्बन है, क्योंकि मुझे लोगों के साथ साथ उसका जो ढांचा है भौगोलिक, उसका भी ख्याल रखना है। एक सहयोगी नेतृत्व का भी ढांचा होता है। ब्लॉक, तहसील, जिले पर, वार्ड पे, मोहल्ले पर, पोलिंग बूथ पर विभिन्न भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं का एक सामूहिक नेतृत्व होता है, एक सिस्टम होता है। तो मैं सिर्फ मतदार को समझूं काफ़ी नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र और उसके साथ वहाँ कार्यकर्ताओं की जो नेटवर्क है मेरे साथ, उसके साथ भी मेरा तादात्म्य होना चाहिए, मेरी समझ बननी चाहिए। अगर एक थोड़ा और भी देखेंगे तो ये व्यवहार हम कहाँ करते हैं, हमारे घर में नहीं करते, अकेले नहीं करते, हम दूसरे के साथ करते हैं। यानी कि ज़्यादातर हमारे व्यवहार सार्वजनिक जगह पे होता है। तालाब है, कुआं है, रेस्टोरेंट है, चाय की किटली बोलते हैं, या हर एक भाषा में अलग अलग नाम होता है। रेस्टोरेंट होता है, हजाम की दुकान होती है, हम बाल कटवाने जाते हैं लेकिन बातें पॉलिटिक्स का होता है। तो हमें लोगों की ये समझ भी पैदा हमें समझना है कि कहाँ जाके लोग व्यवहार करते हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। वो जगह पे मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ के जो करंट्स है, उसकी जो बातें हैं, उससे पता चलता है कि उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसका सोच क्या है। एक सत्ता का ढांचा भी होता है। मामलतदार का ऑफिस हो, कलेक्टर का ऑफिस हो, ग्राम पंचायत हो,
बहुत सारी संस्थाएं होती है। अगर उसके साथ साथ एक और भी होता है, वो जिसको हम बोलेंगे संगठन। बहुत सारे संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, स्पोर्ट्स के जिम होते हैं, ऑटो रिक्शा का यूनियन होता है, धार्मिक संगठन होते हैं, प्रांतीय संगठन होता है, जो मजदूर आते हैं दूसरे राज्य से उसके खुद के संगठन होते हैं, महिलाओं के सब्जी बेचने वाले का संगठन होता है। कार्यकर्ता कौन है? तो जैसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा होती है, जैसे हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं उसकी भी महत्वाकांक्षा होती है। मेरे मत क्षेत्र में अगर बोलूं कि मैं ही मेरा हित देखूं तो नहीं बनता है, क्योंकि समूह की बात है। तो जैसे हर एक मतदार का एक हित होता है, ऐसे कार्यकर्ताओं जो मेरे साथ जुड़ते हैं उसका भी एक हित होता है। तो और उसकी एक पहचान होती है, उसकी एक कला होती है, उसके पास स्किल होता है। मीडिया, अखबार होते हैं, टीवी होते हैं, और अभी सोशल मीडिया हमने देखा है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास तो हजार की संख्या में आईटी सेल के लोग होते हैं जो भड़काऊ चीज़ें डालते हैं, फेक चीज़ें डालते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये शायद संभव नहीं है कि मैं घर घर जाके सबको समझाने की कोशिश करूँ, वो भी जाना पड़ता है, लेकिन मुझे संचार माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया होता है, अगर मुझे उससे सहयोग नहीं मिलता है तो मुझे वैकल्पिक मेरा खुद का खड़ा करना पड़ता है, जैसे पत्रिका हो मेरी, या खुद का एक प्रकाशन हो, या एक वीडियो हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। और आखिर में ये होता है सार्वजनिक संस्थाएं है, स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारी सार्वजनिक संस्था है जिसके साथ मेरा जुड़ाव होता है। अगर मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं तो वहाँ के टीचर के साथ मेरा नाता होता है। अस्पताल है, प्रशासन वाले अधिकारी है, सबके साथ जुड़ा होता है। तो मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन व्यवहार के माध्यम से मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ मेरा जुड़ाव होता है। तो मेरे मत क्षेत्र में ये सब भी आता है, जिसकी खुद की थोड़ी ज़रूरत होती है, थोड़ी नीड्स होती है, तो मुझे ये सबको भी समझना पड़ेगा। अब एक और बात, ये एक घर है, दरवाजे बंद है, यहाँ लिखा है हु आर द डायरेक्ट वोटर्स, कौन मतदार है जो मेरे सीधे मेरे साथ जुड़े हुए थे, कौन है जो इनडायरेक्ट है, यानी मेरा संपर्क होना असंभव है। तो किसी के रिश्ते वाले माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से, वो दो की स्ट्रैटेजी में बहुत फर्क पड़ता है। ये जो मॉड्यूल में हमने बात करी संस्था के साथ, नेटवर्क के साथ, वो सब इनडायरेक्ट बातें होती है। और आखिर में है कि ये मेरे जो वोटर्स है वो उसकी क्या चाहिए, क्या उसको। तो ये मेरा जो मत विस्तार है उसको लोगों की नज़रिया से समझने का और नापने का एक छोटी कोशिश है। तो अगर हम इसके दरवाजे खोल देते हैं तो हमें एक चक्र अंदर देखने को मिलता है। उसमें बीच में लिखा है आपका मत विस्तार क्या है, और उसमें टोले का एक चक्र होता है, सामाजिक पहचान,
हमारी भेजी गोदी है। तो टोला है लेकिन जाति के आधार पे दलित है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, सेक्सुअल माइनॉरिटी है, या फिर आदिवासी है, ओबीसी है। हर एक की ज़रूरतें, सोच अलग अलग होता है। उसके ऊपर एक और चक्र है वाइट वाला। तो टोले में बच्चे हैं, हम बोलेंगे बच्चों के साथ मेरा कहना था, वो बच्चे तो मत नहीं देने वाले। लेकिन थोड़े दिन पहले मैं मीनार से बात कर रहा था कि 30 साल पहले हम जब गांव जाते थे, लोगों को पूछते थे तो पता चलता था कि अपनी आमदनी का सबसे ज़्यादा पैसा आरोग्य की सेवा के पीछे जाता था। आज माहौल बदल गया है कि हम ज़्यादा पैसे, सबसे ज़्यादा पैसे है वो शिक्षा के पीछे डालते। हर एक माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता है अपने बच्चों की शिक्षा। कोरोना में लॉकडाउन है, माँ बाप ने कहीं से भी पैसे निकाल के स्मार्टफोन लिए हैं बच्चों के लिए। क्यों? मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, पढ़ने बिना नहीं रहना चाहिए। तो जो उम्मीदवार बच्चों की नीड नहीं समझ सकता, वो माँ बाप के हृदय तक नहीं पहुँच सकता है। तो उसमें बच्चे हैं, किशोर है, किशोरी है, नौजवान लोग हैं, वयस्क लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। हर एक की अपेक्षाएं, ज़रूरतें अलग अलग होती है। और उसके ऊपर एक चक्र है जो आर्थिक प्रवृत्ति का चक्र है। धंधे वाले लोग हैं, या बिल्कुल जिसके पास आमदनी नहीं है, बेकार लोग हैं, या छोटे धंधे वाले लोग हैं, या फिर मजदूरी लोग हैं, मजदूर है, दहाड़ी मजदूर, हर रोज कमा के खाते हैं, व्यापारी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार वाले लोग हैं। तो उसका एक चक्र है, नौकरी वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है। और सबसे बाहर एक जो चक्र है वो धार्मिक का है, जो बड़ा चक्र है। देश की आज राजनीति हो गई है कि धर्म के बिना लोग बातें नहीं करते हैं। इतना जहर डाला गया है, तो आप हिंदू हो या मुसलमान। अब यार हमने सुना लॉकडाउन में ये अफवाहें फैलाई गई कि मुसलमान है, कोरोना फैलाता है। तो यूपी में जो सब्जी बेचने वाला है, लोगों ने भगाया उसको। क्यों? आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड लाओ भाई, कौन हो। और जो हिंदू थे उसके लारी पे, ठेके पे झंडा लगा दिया कि हिंदू है, यहाँ से लो। हाँ, तो अगर हमें ये चक्कर हमारे सामने रख के हमें देखना है कि मेरे मत क्षेत्र में अलग अलग जो लोग हैं, उसकी अपेक्षा क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है। अभी उसको समझने के दो तरीके हैं। तो एक है शैतान के विकल्प है। हम अंग्रेजी में बोलते थे यू हैव टू चूज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। आपके एक बाजू में शैतान है और दूसरी बाजू एक गहरा समुद्र है। कहाँ जाना है आपको? गहरे समुद्र में जाना है या शैतान के पास जाना है? और कोई चारा नहीं है। तो डेविल के ऑप्शंस है। एक लिखा है लोगों की सांप्रदायिक भावना को भड़काओ तो बहुमत खड़ा हो जाएगा। ये शैतान का रास्ता है। या रिजर्वेशन, आरक्षण के मुद्दे पे भावना को भड़काओ कि आरक्षण है उसीलिए बाकी के लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, भावनाएं बढ़ जाएगी। तो एक शैतान के रास्ते है। सोशल मीडिया में अभी मैं एक कार्टून देख रहा था, प्रधानमंत्री और ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर ताली मार रहे हंस के, और अपने फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है सब लोग बिजी है कि कंगना रनौत का घर तोड़ दिया महाराष्ट्र में, जो कायदे से का घर था, सॉरी अनलॉफुल था, गैर कानूनी था। प्रधानमंत्री हंसते हंसते बोलते
हमारा तो कानूनी पूरी अर्थव्यवस्था के हमने तोड़ दिया, लेकिन किसको पता भी नहीं चला। तो क्या चीज़ें शैतान के दिमाग से सोचे तो क्या करेंगे, तो लोग उसमें डूबे रहेंगे, बाकी का चीज़ उसको देखेगा ही नहीं। ये मतदार के साथ होता है और बाद में पता चलता है कि मेरी ये अपेक्षा नहीं थी। एक गहरा समुद्र का क्या रास्ता है? एक रास्ता है कि मुझे घर घर जाके लोगों को शिक्षा देना है, पढ़ाना है, पूछना है कि मैं क्या कर सकूँ, आपके साथ क्या करूँ मैं। अगर मैं लोग से बात नहीं करे, हमारा रिश्ता नहीं है लोगों से, सीधा रिश्ता है नहीं है, तो लोग मुझे मत क्यों देंगे? शैतान का रास्ता है। तो यहाँ बहुत सारे रास्ते लिखे हैं जो मटेरियल में आपको देने वाला हो बाद में लिख के, इसके फोटोग्राफ्स जो भी होंगे, हाँ, या वीडियो में भी है तो आप पढ़ सकते हो उसमें मैं बहुत समय नहीं लेने वाला हूँ। आखिर में एक चीज़, हमारे मध्य क्षेत्र में जो भी हमारे वोटर्स होते हैं वो सोच के समझ के मत देते हैं। हाँ, फिर आप क्या सोच उसकी भड़काओ वो अलग चीज़ है, जो हमने शैतान की बात करी। लेकिन ज़्यादातर गरीब लोग हैं भी चर्चाएं करते हैं अंदर। तो हर एक इशू पे मेरी एक भूमिका होती, वैचारिक भूमिका। मिसाल के तौर पे आर्थिक है तो उसमें एक है नोटबंदी। अब नोटबंदी पे क्या आपकी राय क्या है, लोग पूछेंगे। तो मुझे लोगों से बात करने के लिए थोड़े दलील मेरे दिमाग में तैयार होना पड़ेगा, मुझे नज़रिया बनाना है। तो दूसरा है नज़रिया है, और ये नज़रिया है तो फिर ज़्यादा लोगों को ये नज़रिया के द्वारा जुड़ाव करने के लिए मुझे एक कार्यक्रम बनाना है, साझे कार्यक्रम, एक कार्यक्रम, जन कार्यक्रम। और एक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें से शक्यताएं खड़ी होती है, पॉसिबिलिटीज़ खड़ी होती है कि उसमें से कुछ इम्पैक्ट निकलता है। तो ये 6 बाजू है, 6 बाजू में 6 बड़े इशू है। तो ये अगर ये आर्थिक न्याय है तो 5 बड़े इशू जो आज देश में चल रहे हैं, नोटबंदी का है, स्थानांतरित मजदूर है, हमने देखे हज़ारों के तादाद में लोग लॉकडाउन में जा रहे थे जैसे इसका देश नहीं है, स्वरोजगार और मंदी, बेरोजगारी, और किसान है तो फसल के दाम है, बाजार का सवाल है। अभी पंजाब हरियाणा में दंगे की चल रहे। तो अगर ये आर्थिक का बात है, ऐसे ही शिक्षा का भी एक है। ये नई शिक्षा की हम नीति, आज नई शिक्षा नीति आई है, उसके बारे में हमारा नजरिया क्या है, हमारी सोच क्या है, विकास के सपने और जमीनी हकीकत क्या है, एक मुद्दा है। उच्च शिक्षा, आर्थिक प्रावधान में कटौती हो रही बजट के अंदर, तो हर एक सवाल में हमारा एक स्टडी होना चाहिए। पूर्वग्रह के आधार पे समाज का जो बंटवारा होता है, आरक्षण के मुद्दे पे, दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक पे अत्याचार का मुद्दा है। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में भी बड़ा चल रहा है, उसके नाम पे बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है आज। आरक्षण का अमल न होना, या फिर स्थानिक राजकीय चुनाव व्यवस्था जो है, हाँ, तो गांव का विकास, ग्राम सभा हो रही है, लोगों को बोला गया था कि आप गांव सभा में जाके कुछ भी बात अपने रख सकते हो। SC ST का चयन कैसे होता है हमारे पंचायत में? पंचायत में समाज जीवन पे क्या है? पहले तो लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, आज बंटवारा हो गया, कभी कभी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। ग्राम पंचायत का जो बजट होता है, कौन जानता है क्या हो रहा है बजट में? सामाजिक न्याय का पूरा मुद्दा है। अब ये नागरिकता कानून संशोधन कानून आया, उसके पर क्या राय है हमारी?
राष्ट्रीय आपत्ति में सरकार कुछ नहीं बोल रही है, या न्यायिक संस्था भी चुप है, तो क्या हमारा बोलना क्या है उसमें? संवैधानिक संस्थाएं भी चुप है, बहुत सारी है, चुनाव आयोग है या कमीशन है, राइट कमीशन होते हैं, आयोग होते हैं। मुक्त चुनावी प्रक्रिया, मुक्त चुनाव होते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये सब मुद्दे होते हैं। तो एक चीज़ है, हमने बात करी फुटबॉल की, उन लोगों को साथ में लाना पड़ेगा जोड़ के, लेकिन वो तभी आएंगे जब उसके अधिकार, ज़रूरत की बातें हम देखेंगे। वो समझने के लिए हमें उसको पूरा व्यवहार का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और उसके माध्यम से जो ढांचा है उसके साथ कैसे हमारा तालमेल करेंगे। और फिर ये समाज जीवन है, हम एक बटे हुए हैं, उसको हम कैसे समझे। शैतान का ऑप्शन से गहरा समुद्र है, और आखिर में एक सोच। मेरे हिसाब से दोस्तों, साथियों, मुझे जो समझाना था मैंने एएस के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, और आशा रखता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय भीम, थैंक यू सो मच।